बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। लेट गेट विट स्टार्टेड। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत कुल जोतों का कितना था? 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार संपूर्ण भारत में, ये पूरे भारत की बात कर रहा है, संपूर्ण भारत में लघु और सीमांत जोतों का हिस्सा कितना था? 86.1%। ये बिहार की बात कर रहा है, ये संपूर्ण भारत की बात कर रहा है। तो बिहार में 95% है और संपूर्ण भारत में 86.1%। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2015-16 में बिहार में कार्यशील जोतों का औसत क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर था? 0.39 हेक्टेयर। बिहार में कुल कृषि क्षेत्र वर्ष 2010-11 के 63.9 लाख हेक्टेयर से बढ़ गए 2015-16 में कितना लाख हेक्टेयर हो गया? पहले 63.9 हेक्टेयर था 10-11 में, अब 15-16 में कितना हो गया? 64.6 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में बिहार में कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में बड़ी जोतों का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 1% से भी कम था। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में सीमांत जोतों की कुल संख्या कितनी थी? 14,971। 14,971। कृषि गणना 2010-11 में बिहार में सीमांत जोतों की संख्या कितनी थी? कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में सीमांत जोतों की संख्या 14,971 था, जबकि कृषि गणना 2010-11 के बिहार में सीमांत जोतों की कुल संख्या 14,744। वर्ष 2015-16 में भारत में सीमांत जोतों की संख्या बढ़कर कितनी हजार हो गई? 1,251,000। 1,251,000। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में लघु जोतों की कुल संख्या कितनी थी? 944,000। 944,000। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच बिहार में लघु जोतों की संख्या में क्या प्रवृत्ति देखी गई है? लघु जोतों की संख्या में कमी आई है, 948,000 से घटकर 944,000 हो गई है। वर्ष 2015-16 में बिहार में लघु मध्यम श्रेणी की कार्यशील जोतों की संख्या कितनी हजार दर्ज की गई? 414,000। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में लघु मध्यम जोतों की संख्या कितनी थी? 13,993। 13,993। वर्ष 2010-11 और 2015-16 दोनों गणनाओं में बिहार में मध्यम जोतों की संख्या कितनी हजार पर स्थित रही? 81,000। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में बृहद बड़ी जोतों की संख्या कुल कितनी हजार थी? 3,000। वर्ष 2015-16 में संपूर्ण भारत में कुल कार्यशील जोतों की संख्या कितनी हजार थी? 1,46,454,000। वर्ष 2015-16 में संपूर्ण भारत की बात कर रहा है, कुल कार्यशील जोतों की संख्या कितनी हजार थी? 1,46,454,000। वर्ष 2010-11 में भारत में कुल कार्यशील जोतों की संख्या कितनी हजार थी? 1,38,348। वर्ष 2015-16 में बिहार में कुल कार्यशील जोतों की संख्या बढ़कर कितनी हजार हो गई? 16,413,000। 16,413,000। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में सीमांत जोतों के कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? सीमांत जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 3,728,000 हेक्टेयर। 3,728,000 हेक्टेयर भी बोल सकते हैं। वर्ष 2010-11 में बिहार में सीमांत जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? वर्ष 2010-11 में बिहार में सीमांत जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 3,669,000 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में भारत में सीमांत जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 37,923,000 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में लघु जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 1,178,000 हेक्टेयर। 1,178,000 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में भारत में लघु जोतों के तहत आने वाले कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 36,151,000 हेक्टेयर।
बिहार में लघु माध्यम जोतों का क्षेत्रफल वर्ष 2010-11 के 1073,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2015-16 में कितना हो गया था? 1076,000 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में लघु मध्यम जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना दर्ज किया गया? 37,619,000 हेक्टेयर। 37,619,000 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में बिहार में मध्यम श्रेणी की जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 431,000 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में भारत में मध्यम श्रेणी की जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 31,810,000 हेक्टेयर। बिहार में बृहद जोतों का क्षेत्रफल वर्ष 2010-11 और 2015-16 में कितना हजार हेक्टेयर पर अपरिवर्तित रहा? 45,000 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में भारत में बृहद जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 14,314,000 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में सभी श्रेणियों की जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 6,457,000 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में भारत में सभी श्रेणियों की जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? 1,57,817 हेक्टेयर। कृषि गणना के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1962 ईस्वी में। बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भंडारण नियम अधिनियम 1962। बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भंडारण निगम अधिनियम 1962। बिहार राज्य भंडारण निगम का मुख्य कार्य क्या है? कृषि एवं अन्य अधिसूचित सामग्रियों के भंडारण की व्यवस्था करना। बिहार राज्य भंडारण निगम का मुख्य कार्य क्या है? कृषि एवं अन्य अधिसूचित सामग्रियों के भंडारण की व्यवस्था करना। वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य भंडारण निगम के कुल कितने केंद्र चालू थे? 54 केंद्र। वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य भंडारण निगम की कुल भंडारण क्षमता कितना लाख टन था? 5.79 लाख टन। 5.79 लाख टन। बिहार में चौथे कृषि रोडमैप की कार्यान्वयन अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। बिहार के चौथे कृषि रोडमैप का औपचारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोडमैप का शुभारंभ किस तिथि को किया था? 18 अक्टूबर 2023 को। चौथे कृषि रोडमैप के तहत बिहार सरकार के कुल कितने विभागों को आपस में जोड़ा गया था? 12 विभागों को। बिहार के चौथे कृषि रोडमैप में विशेष रूप से किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दिया गया है? जलवायु अनुकूल कृषि और कृषि आधुनिकीकरण पर। जलवायु अनुकूल कृषि और कृषि आधुनिकीकरण पर। बिहार में प्रथम कृषि रोडमैप 1 की अवधि क्या थी? वर्ष 2008 से 2012। बिहार में प्रथम कृषि रोडमैप 1 की अवधि क्या थी? वर्ष 2008 से 12। बिहार में द्वितीय कृषि रोडमैप 2 की समयावधि क्या थी? भारत में द्वितीय कृषि रोडमैप की समयावधि क्या थी? 2012 से 17। बिहार के तृतीय कृषि रोडमैप 3 की मूल समयावधि क्या निर्धारित थी? 2017 से 22। वर्ष 2017 से 22। बिहार के तृतीय कृषि रोडमैप की मूल समयावधि क्या था? 2017 से 2022 था। और जो रोडमैप चौथा आया है वो कब से कब तक का है? 2023 से 2028 तक का है। किस विशेष नोट के अनुसार कृषि रोडमैप 3 का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? 1 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2023 किया गया था। आधुनिक कृषि में सबसे महत्वपूर्ण लागत सामग्री किसे माना गया है? बीज को। आधुनिक कृषि में सबसे महत्वपूर्ण लागत सामग्री किसे माना गया है?
बीज को। बिहार के सभी राजस्व ग्रामों में बीज वितरण से संबंधित किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है? मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम। बिहार के सभी राजस्व ग्रामों में बीज वितरण से संबंधित किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है? मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम। मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम के तहत अनाज वाली फसलों के लिए किसानों को कितने क्षेत्र हेतु बीज मिलता है? आधे एकड़ के लिए। मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम के तहत अनाज वाली फसलों के लिए किसानों को कितने क्षेत्र हेतु बीज मिलता है? आधे एकड़। मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम के अंतर्गत तिलहन तथा दलहन, तेल वाले पदार्थ, दाल वाले पदार्थों के फसलों के लिए किसानों को कितने क्षेत्र हेतु बीज प्रदान किया जाता है? 1/4। बिहार में तिलहन और दलहन की बीज प्रतिस्थापन दरों में सुधार के लिए नया कार्यक्रम किस वर्ष क्रियान्वित किया गया? वर्ष 2021 में। बिहार में तिलहन और दलहन की बीज प्रतिस्थापन दरों में सुधार के लिए नया कार्यक्रम किस वर्ष क्रियान्वित किया गया है? वर्ष 2021 में। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार के कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए कौन सी अनूठी पहल शुरू की थी? किसानों के घर पर बीज पहुंचाने, डोम डिलीवरी की पहल। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार के कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए कौन सी अनूठी पहल शुरू की थी? किसानों के घर पर बीज पहुंचाने की पहल, होम डिलीवरी। बिहार सरकार की कोविड काल की किस कृषि पहल की केंद्र सरकार द्वारा भी काफी प्रशंसा की गई? घर पर बीज पहुंचाने की पहल। बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण किसान को समर्थन देने के लिए किस बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया गया? कृषि यंत्र बैंक का। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है? 13 जिलों में। स्वीकृत योजना के तहत 13 जिलों में कुल कितने कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का लक्ष्य है? 328 कृषि यंत्र बैंक। स्वीकृत योजना के तहत 13 जिलों में कुल कितने कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का लक्ष्य था? 328 कृषि यंत्र बैंक का। बिहार में कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना प्रशासनिक रूप से किस स्तर पर की गई है? पंचायत स्तर पर। बिहार में कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना प्रशासनिक रूप से किस स्तर पर की गई? पंचायत स्तर पर। बिहार के किन 2 प्रमंडलों में 25 विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए? पटना और मगध प्रमंडल में। बिहार के किन 2 प्रमंडलों में 25 विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं? पटना और मगध प्रमंडल में। पटना और मगध प्रमंडल में कुल कितने विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए? 25 विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर। कृषि गणना 2010-11 और 2015-16 के मध्य बिहार में सीमांत जोतों की संख्या में कितने हजार की वृद्धि हुई है? 227,000 की। कृषि गणना 2010-11 और 2015-16 के मध्य बिहार में सीमांत जोतों की संख्या में कितने हजार की वृद्धि हुई है? पहले था 14,971, अब हो गया 14,744। नहीं, पहले था 14,744, अब हो गया है 14,971, तो वृद्धि हुआ 227,000 का। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच भारत में सीमांत जोतों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 7,428, 7,428, 7,425,000 की। वर्ष 2015-16 की गणना के अनुसार बिहार में लघु मध्यम जोतों की संख्या कितनी हजार दर्ज की गई? 414,000। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में किस श्रेणी की जोतों की संख्या सबसे न्यूनतम मात्र 3,000 थी? बृहद बड़ी जोतों की। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान बिहार में सभी श्रेणियों की कुल जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 222,000 की वृद्धि। भारत में वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच कुल कार्यशील जोतों की संख्या में कितने हजार की बढ़ोतरी हुई है? 8106, 8106 हजार की।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2010 से 11 और 2015 से 16 के बीच बिहार में सीमांत जोतों के क्षेत्रफल में कुल कितने हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है? 59,000 हेक्टेयर की। वर्ष 2010 से 11 से 2015 से 16 के मध्य भारत में सीमांत जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 2015,000 हेक्टेयर की। बिहार में वर्ष 2010 से 11 से 2015 से 16 के दौरान लघु जोतों के क्षेत्रफल में कितने हजार हेक्टेयर की कमी आई है? 8,000 हेक्टेयर की। भारत में वर्ष 2010 से 11 से 2015 से 16 के बीच लघु जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? 907,000 हेक्टेयर की। बिहार में वर्ष 2010 से 11 से 2015-16 के बीच लघु मध्यम जोतों के क्षेत्रफल में कितने हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है? 3,000 हेक्टेयर की। भारत में वर्ष 2010 से 11 से 2015-16 के मध्य लघु मध्यम जोतों के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया? इसमें कमी आई है। 37,705 हेक्टेयर से घटकर 37,619 हेक्टेयर हो गया है। बिहार में वर्ष 2010 से 11 से 2015 से 16 के दौरान मध्यम जोतों का क्षेत्रफल में कुल कितने हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है? मध्यम वाला में 16,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। भारत में वर्ष 2010 से 11 से 2015 से 16 के बीच मध्यम जोतों के कुल क्षेत्रफल कितने हजार हेक्टेयर की गिरावट आई है? 16,000 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। कुल कितने? और वही क्वेश्चन भारत में वर्ष, ये बिहार में है, बिहार में 16,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जबकि टोटल भारत में देखे तो मतलब क्या है, कितने हजार हेक्टेयर की गिरावट है? 2018 हेक्टेयर की गिरावट आई है। भारत में वर्ष 2010 से 11 से 15 से 16 के मध्य बृहद जोतों का क्षेत्रफल 16,907 हेक्टेयर से घटकर कितना रह गया? 14,314 हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2010 से 11 से 2015 से 16 के बीच सभी श्रेणियों की जोतों का कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 69,000 हेक्टेयर की। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2010 से 11 से 2015 से 16 के बीच सभी जोतों के कुल क्षेत्रफल में क्या प्रवृत्ति देखी गई है? इसमें कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार गणना के वर्षों में बिहार में विभिन्न श्रेणियों की जोतों के औसत आकार के संबंध में क्या सत्य है? कार्यशील जोतों का औसत आकार लगभग समान रहा है। बिहार राज्य भंडारण निगम किस वर्ष के विशिष्ट अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है? भंडारण निगम अधिनियम 1962। वर्ष 2023 से 24 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य भंडारण निगम की कुल सक्रिय व्यावसायिक इकाई केंद्र कितनी है? 54। बिहार में कृषि क्षेत्र में नीतिगत नियोजन के लिए बनाया गया कृषि रोडमैप 4 की स्थिति से प्रभावित माना गया है 1 अप्रैल 2023 से। कृषि रोडमैप 4 का समापन किस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर होगा? 31 मार्च 2028 को। बिहार के कृषि रोडमैप 4 का उद्घाटन समारोह कहाँ के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका उद्घाटन किसने किया था? आंसर, भारत का राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। कृषि रोडमैप 4 के तहत कृषि में आधुनिक तकनीकी के समावेश के लिए किस मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया? कृषि आधुनिकीकरण पर। बिहार के कृषि विकास के इतिहास में प्रथम कृषि रोडमैप का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? प्रथम कृषि रोडमैप का शुभारंभ 2008 में। द्वितीय कृषि रोडमैप की अवधि 2012 से 17 के ठीक बाद कौन सा रोडमैप लागू हुआ था? तृतीय कृषि रोडमैप 2017 से 22 तक। किस कारणवश तृतीय कृषि रोडमैप की अवधि को वर्ष 2022 से बढ़ाकर 2023 तक विस्तारित करना पड़ा था? इसके कार्यकाल को 1 वर्ष की विशेष विस्तारित की गई थी। मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या था? राज्य के सभी मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या था? राज्य के सभी राजस्व ग्रामों के किसान तक को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की त्वरित उपलब्ध सुनिश्चित करना।
मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम के अंतर्गत अनाज की फसलों की बीज प्राप्त करने की अधिकतम भू सीमा प्रति किसान क्या था? आधा एकड़। यदि कोई किसान मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम के तहत दलहन का बीज चाहता है तो उसे अधिकतम कितने क्षेत्र के लिए बीज मिलेगा? 1/4 एकड़ के लिए। यदि कोई किसान मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम के तहत तिलहन का बीज प्राप्त करना चाहता है तो उसे अधिकतम कितनी भूमि हेतु बीज आवंटित होगा? 1/4 एकड़। वर्ष 2021 में कृषि विभाग द्वारा शुरू किए गए नए विशेष कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य किन फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार किया गया? तिलहन और दलहन की फसलों में। कृषि विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच किसानों के द्वार तक बीज पहुंचाने की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृषि कार्यों को निर्बाध कर रखना और बीज उपलब्ध कराना। मतलब कोविड-19 के दौरान किसान के घर बीज पहुंचाया गया था। बिहार सरकार की किस विशिष्ट कृषि इनपुट वितरण प्रणाली का केंद्र बिहार सरकार की किस विशिष्ट कृषि इनपुट वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था? महामारी के दौरान किसानों के घर तक बीज पहुंचाने के। ग्रामीण विकास कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायत सरकार पर स्थापित की जा रही संरचनात्मक नाम क्या था? कृषि यंत्र बैंक। बिहार सरकार ने प्रथम चरण के तहत राज्य के कितने चयनित जिलों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की कार्य योजना बनाई थी? 13 जिलों में। 13 जिलों की विभिन्न पंचायतों में स्थापित किए जाने वाले कुल 328 केंद्रों का मुख्य तकनीकी नाम क्या था? कृषि यंत्र बैंक। बिहार के किन 2 विशिष्ट प्रशासनिक प्रमंडलों को लक्षित कर 25 विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर आवंटित किए गए थे? पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल। पटना और मगध प्रमंडल में स्थापित किए गए विशेष केंद्रों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर। पटना और मगध प्रमंडल में स्थापित किए गए विशेष केंद्रों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर। कृषि गणना 2015 से 16 के अनुसार बिहार में कुल प्रयुक्त कृषि क्षेत्रफल का कितना भाग बड़ी मतलब बृहद जोतों के अंतर्गत आता है? 1% से भी कम। बिहार में कृषि रोडमैप 4 के अंतर्गत अंतर विभागीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने सरकारी विभागों को संयुक्त रूप से जवाबदेह बनाया गया था? 12 विभागों को। बिहार में कृषि आधुनिकीकरण और बदलती जलवायु के प्रभावों को कम करने के लिए कृषि रोडमैप 4 के तहत किस मुख्य कृषि पद्धति पर विशेष बल दिया गया है? जलवायु अनुकूलन कृषि पर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कृषि में लागत और उसमें क्या सब्सिडी मिलता है। बिहार सरकार की कृषि लागत एवं सब्सिडी योजना के तहत वित्तीय सहायता कब दी जाती है? आंसर, बाढ़ या ओले गिरने के कारण फसलों के 33% से अधिक नुकसान होने की स्थिति में। इस योजना के अंतर्गत नुकसान का न्यूनतम प्रतिशत कितना निर्धारित है जिसके बाद वित्तीय सहायता मिलती है? 33% से अधिक। कृषि लागत एवं सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यदि किसी किसान की फसल ओलावृष्टि से 30% बर्बाद होती है तो क्या वह इस योजना का योग्य नहीं है? नहीं, क्योंकि न्यूनतम नुकसान 33% से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? बिहार राज्य सरकार। क्या यह योजना सूखों की स्थिति में भी सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखती है? हाँ, बाढ़ और ओले गिरने जैसे सभी प्राकृतिक आपदा जनित नुकसान इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत सब्सिडी सीधे किसे हस्तांतरित की जाती है? सीधे प्रभावित किसानों के बैंकों में। वित्तीय सहायता का पैमाना किस आधार पर तय किया जाता है? फसल के नुकसान के कुल प्रतिशत और प्रभावित कृषि क्षेत्र के आधार पर। क्या इस योजना का लाभ केवल बड़े किसानों को मिलता है? नहीं, यह प्रभावित सभी वर्ग के पंजीकृत किसानों के लिए है। फसल नुकसान का आकलन करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? बिहार सरकार का कृषि विभाग और राजस्व विभाग। इस योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? कृषि लागत को कम करना और फसल क्षति की भरपाई करना।
बिहार में इस तरह की आपदा राहत योजनाएं किस नीति का हिस्सा है? राज्य की कृषि रोड मैप नीति और आपदा प्रबंधन नीति का। राज्य की कृषि रोड मैप नीति और आपदा प्रबंधन की नीति का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आकस्मिक फसल योजना। आकस्मिक फसल योजना के तहत किसानों को क्या प्रदान किया जाता है? वैकल्पिक फसलों के लिए मुफ्त या रियायती बीज। आकस्मिक फसल योजना के तहत किसानों को क्या प्रदान किया जाता है? वैकल्पिक फसलों के लिए मुफ्त या रियायती बीज। आकस्मिक फसल योजना किस स्थिति में लागू की जाती है? मुख्य फसल के नष्ट हो जाने पर किसानों को क्षतिपूरक उपाय के रूप में। मुख्य फसल के नष्ट हो जाने पर किसानों को क्षतिपूरक उपाय के रूप में। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? किसानों की पूरी फसल सीजन को बर्बाद होने से बचाना और वैकल्पिक आय सुनिश्चित करना। आकस्मिक फसल योजना के तहत दिए जाने वाले बीज किस प्रकार के होते हैं? कम समय में उगने वाली और विपरीत मौसम को सहने वाली वैकल्पिक फसलों के बीज। क्या आकस्मिक फसल योजना के तहत नगद राशि दी जाती है? नहीं, इसमें मुख्य रूप से बीज और तकनीकी सहायता इनपुट के रूप में दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कहाँ पंजीकरण करना होता है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि पोर्टल पर। आकस्मिक फसल योजना के तहत दिए जाने वाले बीज किस प्रकार के होते हैं? कम समय में उगने वाली और विपरीत मौसम को सहने वाली वैकल्पिक बीज। क्या आकस्मिक फसल योजना के तहत नगद राशि दी जाती है? नहीं, इसमें मुख्य रूप से बीज और तकनीकी सहायता इनपुट के रूप में दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कहाँ पंजीकरण करना होता है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि पोर्टल पर। यह योजना बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रासंगिक है? बाढ़ और सूखा प्रभावित दोनों क्षेत्रों में, जहां फसलें अनिश्चित मौसम के कारण नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जहां फसलें अनिश्चित समय के कारण नष्ट हो जाती हैं। आकस्मिक फसलों के चयन का आधार क्या होता है? स्थानीय जलवायु, मिट्टी की नमी और विशेष बचे हुए कृषि सीजन की अवधि। मृदा जांच कार्यक्रम। बिहार के कितने जिलों में प्रति प्रमंडल एक मृदा जांच प्रयोगशाला होती है? राज्य के सभी 38 जिलों में। बिहार के कितने जिलों में प्रति प्रमंडल एक मृदा जांच प्रयोगशाला होती है? सभी राज्य में 38, सभी राज्य के 38 जिलों में। राज्य में प्रमंडल स्तर के अलावा किस स्तर पर प्रयोगशालाएं काम कर रही है? जिला स्तरीय मृदा जांच प्रयोगशाला और ग्राम खंड स्तर पर कई ग्राम स्तरीय प्रयोगशाला। मृदा जांच कार्यक्रम के तहत मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए कितना शुल्क लिया जाता है? यह पूरी तरह से निःशुल्क है। बिहार की सभी स्तरीय मृदा जांच प्रयोगशाला मिट्टी के नमूने का विश्लेषण कितने मापदंडों पर करती है? 12 मापदंडों पर आधारित विश्लेषण करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में शामिल इन 12 मापदंडों में मुख्य रूप से क्या जांचा जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पीएच मान और कार्बनिक कार्बन। इस कार्यक्रम का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरक शक्ति को जानना और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना। मिट्टी की जांच से किसानों को क्या सीधा लाभ होता है? अनावश्यक खादों पर खर्च बचता है और फसल की उत्पादकता बढ़ती है। बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिलों में यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू है? सभी 38 जिलों में। बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिलों में यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू है? कुल 38 जिलों में। क्या इस कार्यक्रम के तहत चलते फिरते मोबाइल प्रयोगशाला का भी प्रावधान है? हाँ, सुदूर क्षेत्रों के लिए मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन भी कार्यरत है। प्रयोगशालाओं द्वारा दी गई रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। 12 पैरामीटर्स में शामिल किन्हीं 3 मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटासियम। सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्य रूप से किसकी जांच की जाती है?
जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज। जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज का सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्य रूप से किसकी जांच की जाती है? जस्ता, लोहा, तांबा और मैग्नीज की। मिट्टी का पीएच मान जांचना क्यों आवश्यक है? यह जानने के लिए कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय। अम्लीय है मिट्टी या क्षारीय, इस चीज़ को जांचने के लिए। इस योजना के कार्यान्वयन से रासायनिक खादों के उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? रासायनिक खादों के संतुलन और अत्यधिक उपयोग में कमी आई है। मृदा जांच के बाद किसानों को मिलने वाली सिफारिशों में क्या शामिल होता है? फसल के अनुसार आवश्यक खाद की सटीक मात्रा और जैविक खादों के उपयोग की सलाह। मृदा जांच के बाद किसानों को मिलने वाली सिफारिशों में क्या शामिल होता है? फसल के अनुसार आवश्यक खाद की सटीक मात्रा और जैविक खादों के उपयोग की सलाह। जैविक पद्धति ऑर्गेनिक कॉरिडोर। बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? 13 जिलों को मिलाकर। बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर विकसित की जा रही है? 13 जिलों को मिलाकर। जैविक उत्पादन में लगे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कौन सी जैविक उत्पादन में लगे किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कौन सी प्रमाणन प्रणाली शुरू की है? सहभागी गारंटी आधारित प्रमाणन। सहभागी गारंटी आधारित प्रमाणन। कृषि रोडमैप 4 के तहत किस अवधि के लिए जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण को लागू किया गया? 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक। कृषि रोडमैप 4 के तहत किस अवधि के लिए जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण को लागू किया जा रहा है? 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक। जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण के पहले वर्ष में कितने जिलों का चयन किया गया? 13 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस योजना के तहत कुल कितने एकड़ जमीन को जैविक खेती के लिए चुना गया है? 20,000 एकड़ जमीन को। जैविक कॉरिडोर मुख्य रूप से बिहार में किस भौगोलिक संरचना के किनारे विकसित किया जा रहा है? गंगा नदी के किनारे के जिले में। इस कॉरिडोर को विकसित करने का मुख्य पर्यावरणीय उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को रसायनों के प्रदूषण से बचाना और भूमि की सेहत सुधारना। सहभागी गारंटी आधारित प्रमाणन। सहभागी गारंटी आधारित प्रमाणन PGS का किसानों को क्या लाभ मिलता है? उनके उत्पादों को ऑर्गेनिक का टैग मिलता है, जिससे बाजार में बेहतर कीमत मिलती है। क्या जैविक पद्धति में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग की अनुमति है? नहीं, इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक इनपुट की उपयोग अनिवार्य है। कृषि रोडमैप 4 का इस योजना से क्या संबंध है? कृषि रोडमैप 4 के तहत ही जैविक कॉरिडोर के दूसरे चरण के बजटीय आवंटन और लक्ष्यों को तय किया जाता है। जैविक कॉरिडोर में शामिल जिलों के चयन का मुख्य मापदंड क्या है? जैविक कॉरिडोर में शामिल जिला जो भी है उसका चयन का मुख्य मापदंड क्या है? गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में से सटी भौगोलिक स्थिति। 20,000 एकड़ के इस विशाल क्लस्टर का प्रबंधन कौन करता है? स्थानीय किसान उत्पादन संगठन और कृषि विभाग। 20,000 एकड़ के इस विशाल क्लस्टर का प्रबंधन कौन करता है? स्थानीय किसान उत्पादन संगठन और कृषि विभाग। इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता किस रूप में दी जाती है? इनपुट सब्सिडी के रूप में, ताकि वे जैविक खाद और कीटनाशक खरीद सके। इनपुट सब्सिडी के रूप में, ताकि वे जैविक खाद और कीटनाशक खरीद सके। जैविक कॉरिडोर की फसलें मुख्य रूप से कौन सी होती है? जैविक सब्जियां, अनाज और औषधीय पौधे। जैविक कॉरिडोर की फसलें मुख्य रूप से कौन सी होती है? जैविक सब्जियां, अनाज और औषधीय फसलें। इस योजना से बिहार के कृषि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? प्रमाणिक जैविक उत्पादन होने के कारण वैश्विक और राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात बढ़ेगी। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बिहार राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितने गांवों को जैविक ग्राम घोषित किया गया है? प्रत्येक जिले में, जैसे जम्मू जिला है
उसमें से दो गांव को जैविक कृषि के लिए घोषणा की गई है। किसानों को जैविक खेती की पद्धति और तकनीकी से अवगत कराने के लिए किसका आयोजन किया जा रहा है? किसान पाठशाला का आयोजन। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा स्थापित विशेष एजेंसी का नाम क्या है? जैविक कॉरिडोर। जैविक कॉरिडोर। गंगा नदी के किनारे के किन प्रमुख जिलों के गांवों को जैविक खेती के लिए चिन्हित किया गया? पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली आदि जिले को। जैविक खेती अपनाने से फसलों की गुणवत्ता के अलावा और किसमें सुधार होता है? मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी दीर्घकालीन उर्वरक शक्ति। पाठ्यपुस्तक के अनुसार रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने के लिए किस हरी खाद को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है? ढैंचा हरी खाद को। ढैंचा हरी खाद को। ढैंचा हरी खाद मिट्टी में किस गैस या तत्व का स्थिरीकरण करती है? ढैंचा हरी खाद मिट्टी में किस गैस या तत्व का स्थिरीकरण करती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। ढैंचा का प्रयोग करने से पौधों पर बीमारी के संबंध में क्या सुरक्षित मिलती है? यह पौधों को रोग मुक्त रखता है। और ढैंचा का प्रयोग करने पर, ढैंचा क्या है? ढैंचा का प्रयोग करने से पौधे पर बीमारी के संबंध में क्या सुरक्षा मिलती है? यह पौधों को रोग मुक्त रखता है और प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। ढैंचा धान की खेती के लिए विशेष रूप से क्यों लाभकारी है? इसके प्रयोग से चावल में विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ढैंचा धान की खेती के लिए, ढैंचा को लगता है सवाल तो नहीं बोलते हैं भाई। ढैंचा धान की खेती के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके प्रयोग से चावल में विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। वाह। बिहार में नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट की शुरुआत औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष की गई है? 2008 से 2009। इस मिशन के तहत किन प्रमुख औषधीय और फलदार पौधों की खेती पर विशेष ध्यान दी जाएगी? वो खेती कौन सी हो भाई? मेथा, खस, तुलसी, सफेद मूसली, जामा, रोजा, सर्पगंधा, आंवला, पपीता, वेल पपीता आदि। बिहार के कौन से जिले शहद उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र माने जाते हैं? मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, मधेपुरा निकालेगा। कटिहार, बेगूसराय। कटिहार, बेगूसराय, मधेपुरा, चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर। इन प्रमुख मधु उत्पादक जिलों का उत्पादन स्तर कैसा है? इन जिलों का औसत मधु उत्पादन राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। इन जिलों का औसत मधु उत्पादन राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। राज्य के किन दो प्रमुख शहरों में लीची के अत्यधिक बागान पाए जाते हैं? वैशाली, मुजफ्फरपुर तथा हाजीपुर में। जैविक ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक मॉडल गांव तैयार करना जहां पूरी तरह से रासायनिक मुक्त खेती हो ताकि अन्य गांव भी प्रेरित हो। किसान पाठशालाओं का संचालन आमतौर पर कहाँ किया जाता है? खेतों पर ही, ताकि किसान व्यवहारिक रूप से सीख सकें। ढौंचा को मिट्टी में कब और कैसे मिलाया जाता है? फसल बोने से पहले इसे उगाकर फूल आने की अवस्था में ही ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी में पलट दिया जाता है। ढौंचा है का अभी तक मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। औषधीय पौधों की खेती से पारंपरिक किसानों को क्या लाभ हो रहा है? कम पानी और कम लागत में उच्च बाजार मूल्य वाली फसलें मिल रही है, जिससे आय दोगुनी हो रही है। मुजफ्फरपुर की लीची और मधु उत्पादन का आपस में क्या संबंध है? लीची के फूलों के मौसम में मधुमक्खी पालन से सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लीची हनी प्राप्त होती है। क्या जैविक खेती से उत्पादन लागत में कमी आती है? हाँ, क्योंकि महंगे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को बाजार से खरीदना नहीं पड़ता है। नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट किस केंद्रीय या राज्य नीति के तहत समर्थित है? यह राष्ट्रीय आयु मिशन और कृषि विभाग की संयुक्त पहल का हिस्सा है। ये राष्ट्रीय आयुष मिशन और कृषि विभाग की संयुक्त पहल है। सफेद मूसली और सर्पगंधा। सफेद मूसली और सर्पगंधा किस श्रेणी की फसल है? ये उच्च मूल्य वाली औषधीय फसल है। बिहार का कौन सा क्षेत्र शहद निर्यात में अग्रणी भूमिका निभा रही है? बिहार का कौन सा क्षेत्र
शहद निर्यात में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उत्तर बिहार के जिले विशेषकर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर क्षेत्र जैविक रूप से उगाए गए चावल की बाजार में क्या विशेषता है? यह रसायनों से मुक्त होती है और इसमें पोषक तत्व जैसे विटामिन अधिक पाए जाते हैं। जैविक रूप से उगाए गए चावल की बाजार में क्या विशेषता होती है? यह रसायनों से मुक्त होता है और इसमें पोषक तत्व जैसे विटामिन अधिक रहते हैं। गंगा नदी के किनारे के जिले को ही जैविक खेती के लिए प्राथमिकता क्यों दी गई है? कछारी जलोढ़ मिट्टी की अत्यधिक प्राकृतिक उर्वरता के कारण और गंगा नदी का जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बागवानी विकास संबंधी पहल कार्य। बागवानी को वर्तमान में कैसा क्षेत्र माना जाता है? नया विकसित होता हुआ क्षेत्र। फसलों के मामले में बागवानी को क्यों आवश्यक माना गया है? ताकि फसलों की विविधता बनी रहे और किसानों की आय बढ़ सके। बिहार के कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन योजना कार्यान्वित की जा रही है? 23 जिलों में। समेकित बागवानी विकास मिशन के समानांतर शेष 15 जिलों में कौन सी योजना चल रही है? मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना। समेकित बागवानी विकास मिशन के समानांतर ही जो 15 और जिले हैं उसमें चल रहा है मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना। बागवानी संकुलन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बागवानी फसलों के सामूहिक को बढ़ावा देना और विपणन सुविधाएं प्रदान करना। बागवानी संकुलन विकास योजना के तहत न्यूनतम कितने एकड़ भूमि पर चिन्हित बागवानी फसल की जाएगी? न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर। शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लागत का कितना प्रतिशत सहायता देती है? 50%। विशेष उद्यानिकी उत्पादन योजना का क्रियान्वयन किस आधार पर किया जाता है? संकुल आधारित बागवानी उत्पादन। विशेष उद्यानिकी उत्पादन योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए क्या नीति अपनाई गई है? हर जिले के लिए विशेष उत्पादन चिन्हित किए गए। बागवानी उत्पादों के विपणन तथा उत्पादन के संवर्धन के लिए किस संगठन का गठन किया गया? कृषक उत्पादक संगठन का। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत कृषक उत्पादन संगठनों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? 90% सब्सिडी। उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार विशेष मखाना विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। कृषि विभाग ने राज्य में कुल कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर चुका है कृषि विभाग। सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? नालंदा जिले में चंडी नामक स्थान पर। फलों के लिए वैशाली जिले में देसरी नामक स्थान पर। सिंचाई के पानी के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार किन प्रणालियों पर सब्सिडी दे रही है? ड्रिप इरिगेशन पे और माइक्रो स्प्रिंकलर प्रणालियों पर। ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर प्रणालियों पर बिहार सरकार कितने प्रतिशत सब्सिडी देती है? 90%। किसानों को इस सिंचाई सब्सिडी के आवेदन को आसान बनाने के लिए किस व्यवस्था को लागू किया जाता है? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक खास डिजिटल ऐप को लाया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना बिहार के कितने जिलों में लागू है? 15 जिलों में, जो समेकित बागवानी मिशन से छूटे हुए हैं। संकुल विकास से बागवानी फसलों की लॉजिस्टिक में क्या सुधार होता है? परिवहन लागत घटती है और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं आसानी से सामूहिक रूप से उपयोग होती है। नालंदा का चंडी उत्कृष्टता केंद्र मुख्य रूप से किस तकनीकी पर कार्य करता है? सब्जियों के हाईटेक ग्राफ्टिंग, हाइड्रोपोनिक्स और उन्नत पौधे तैयार करना। वैशाली का देसरी उत्कृष्टता केंद्र किन फलों पर केंद्रित है? मुख्य रूप से आम, केला और लीची जैसे उष्णकटिबंधीय फलों की उन्नत किस्मों पर। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी की कितनी बचत होती है? पारंपरिक सिंचाई की तुलना में लगभग 40 से 60%।
FPOS को मिलने वाली 90% सब्सिडी का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? संकुल विकास से बागवानी फसलों की लॉजिस्टिक में क्या सुधार हुआ है? परिवहन लागत घटती है और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं आसानी से सामूहिक रूप से उपयोग की जाती है। नालंदा का चंडी उत्कृष्टता केंद्र मुख्य रूप से किस तकनीकी पर कार्य करता है? सब्जियों की हाई टेक ग्राफ्टिंग, हाइड्रोपोनिक्स और उन्नत पौधे तैयार करने में। वैशाली का देसरी उत्कृष्टता केंद्र किन फलों पर केंद्रित है? मुख्य रूप से आम, केला और लीची जैसे उत्कृष्टीय फलों की उन्नत किस्मों पर। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से पानी की कितनी बचत होती है? 40 से 60%। FPOS को मिलने वाली 90% सब्सिडी का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? प्रोसेसिंग यूनिट लगाने, पैकिंग मशीनों और बुनियादी ढांचों के निर्माण में। मखाना विकास कार्यक्रम बिहार के किस हिस्से के लिए वरदान साबित है? उत्तर पूर्वी बिहार, मिथिलांचल क्षेत्र के लिए मखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब मिथिलांचल में सबसे ज़्यादा मखाना उगता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कृषि अनुसंधान और शिक्षा। कलर चेंज कर लेते, आसमानी को रखते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में कितने नए कृषि महाविद्यालयों की स्वीकृति दी? 3। बिहार में कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का नया महाविश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? आरा में। बिहार में कृषि व्यवसाय प्रबंधन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का नया महाविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? पटना में। कृषि जैव प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का नया महाविद्यालय बिहार के किस स्थान में स्थापित होगा? सबौर में। सबौर। कृषि जैव प्रौद्योगिकी का नया महाविद्यालय कृषि जैव प्रौद्योगिकी का विद्यालय सबौर में है। सबौर और पटना में स्थापित होने वाले नए कृषि महाविद्यालय किस क्षेत्र में योग्य जनशक्ति उपलब्ध करवाएंगे? कृषि विज्ञान के अग्रिम क्षेत्रों में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय किसानों की आजीविका सुधार पर बनाई गई नई फिल्म का नाम क्या है? उम्मीद। उम्मीद उम्मीद। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय किसानों की आजीविका सुरक्षा पर बनाई गई नया फिल्म उम्मीद है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की फिल्म उम्मीद को किस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2021 के राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? विशेष कस्टम हायरिंग केंद्र। बिहार के कुछ जिलों में पर्यावरण प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरक शक्ति घटाने का मुख्य कारण क्या है? फसलों की डूंठ जलाना, पराली जलाना। बिहार के कुछ जिलों में पर्यावरण प्रदूषण और मिट्टी को उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए फसलों की डूंठ को जलाना। फसलों की डूंठ जलाने की समस्या पर नियंत्रण के लिए सरकार किन माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चला रही है? किसान चौपाल, रेडियो जिंगल्स, विद्यार्थियों में प्रार्थना और समाचार पत्रों द्वारा। फसलों की डूंठ जलाने की समस्या पर नियंत्रण के लिए सरकार किन माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चला रही है? किसान चौपाल, रेडियो जिंगल्स, विद्यालयों में प्रार्थना और समाचार पत्रों द्वारा। डूंठ के प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्रों का बिहार सरकार कितने प्रतिशत का सब्सिडी देंगे? 80% तक का। डूंठ के प्रबंधन, ये डूंठ होता का है, अभी डूंठ को भी नहीं हम जानते हैं, पर पता है इसमें 80% का सब्सिडी मिल रहा है। डूंठ प्रबंधन के लिए 80% सब्सिडी की योजना पहले चरण में वर्ष 2021 में किस प्रमंडल के जिलों में लागू की गई थी? मगध और पटना प्रमंडल में। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय। और सबौर। फसलों के विशेषों को खेतों में ही प्रबंधित करने के लिए फसलों के अवशेषों को खेतों में ही प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 2 यंत्रों का नाम बताइए जो सब्सिडी के दायरे में है? हैप्पी सीडर और सुपर सीडर। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर। जनजातीय किसानों की आजीविका पर बनी फिल्म उम्मीद का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर।
कृषि व्यवस्था प्रबंधन महाविद्यालय पटना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों के विपणन और प्रबंधन हेतु कुशल मानव संसाधन तैयार करना। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पराली जलाने बजाय क्या करने की सलाह दी जाती है? फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर सड़ाना, मल्चिंग। किसान चौपाल का आयोजन मुख्य रूप से किस स्तर पर किया जाता है? गांव पंचायत स्तर पर। कृषि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि में किस सुधार के लिए किया जाता है? रोग प्रतिरोधी और उच्च उपज वाली फसलों के लिए। मगध प्रमंडल के कितने जिलों में पराली प्रबंधन योजना की शुरुआती चरण में प्राथमिकता दी गई है? प्राथमिकता दी गई मगध प्रमंडल के 5 जिलों में। फसलों की डूंठ जलाने से वायुमंडल में किन मुख्य गैसों का उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर। फसलों की डूंठ जलाने से वायुमंडल में किन मुख्य गैसों का उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर। विशेष कस्टम हायरिंग केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? छोटे किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। कृषि अनुसंधान और शिक्षा उप विषय के अनुसार बिहार सरकार का ध्यान किस कृषि अनुसंधान और शिक्षा उप विषय के अनुसार बिहार सरकार का ध्यान किस प्रकार की कृषि पर है? तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण अनुकूलन कृषि पर। किस प्रमंडल में डूंठ जलाने की समस्या के समाधान हेतु सबसे पहले विशेष अभियान चलाया गया? पटना और मगध प्रमंडल में। विद्यालय की प्रार्थना सभाओं में किसानों के बच्चों को किस बात के लिए जागरूक किया जाता है? खेतों में पराली डूंठ न जलाने के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए। डिजिटल कृषि। बिहार कृषि विभाग ने किसानों के लाभ के लिए किस तकनीकी के उपयोग हेतु अनेक पहलकारी कदम उठाए हैं? डिजिटल प्रौद्योगिकी। कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अब तक कितने से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं? 1.80 करोड़ से अधिक किसान। बिहार कृषि विभाग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से बिहान ऐप की शुरुआत की है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। कृषि क्षेत्र में डिजिटल समाधानों के लिए विकसित किए गए मोबाइल ऐप बिहान ऐप का मुख्य कार्य क्या है? बिहार के विकास कृषि के सभी प्रकार के डिजिटल उपयोगों के लिए समेकित डिजिटल विंडो प्रदान करना। भविष्य में बिहान ऐप पर कौन सी डिजिटल सेवा शुरू करने की योजना है? डिजिटल फार्मर सर्विसेज। बिहान ऐप पर उपलब्ध होने वाले फीचर्स से किसानों के अलावा और किसे लाभ मिलेगा? विभाग के अधिकारियों और अन्य कृषि हितधारकों को। कृषि प्रसार का सुदृढ़ीकरण करने के लिए विभाग किस तकनीकी का उपयोग कर रहा है? आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का। किसान की डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर किसका उपयोग किया जाता है? किसान पाठशाला का। किसान को कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थानों पर घुमाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण। डीबीटी पोर्टल का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। किसानों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल बिहार। बिहान ऐप के विकास में तकनीकी सहयोग देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है? सिएटल, वॉशिंगटन, अमेरिका। कृषि प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अनुसंधानों को किसान के खेतों तक पहुंचाना। प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अनुसंधान को किसान के खेतों तक पहुंचाना। किसान पाठशालाओं में किसानों को मुख्य रूप से किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आधुनिक कृषि पद्धति, बीज चयन और डिजिटल टूल्स के उपयोग का। नेक्स्ट है कृषि विपणन का विकास। राज्य सरकार ने किस वर्ष में
तत्कालीन कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम को निरस्त कर दिया है वर्ष 2006 में। राज्य सरकार ने किस वर्ष में तत्कालीन कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम को निरस्त कर दिया है? वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में बाजार समिति अधिनियम निरस्त होने के बाद वर्तमान बाजार प्रांगणों को किस रूप में चलाया जा रहा है? सरकारी बाजारों के तौर पर। वर्तमान में संचालित इन सरकारी बाजारों में किसानों से कौन सा शुल्क नहीं लिया जाता है? बाजार शुल्क। बाजार प्रांगणों की बुनियादी अवसंरचना का विकास सरकार किस योजना के संसाधनों से कर रही है? राज्य योजना के संसाधनों से। बिहार में बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार ने विकास निर्माण किया है नए बाजार प्रमंडल का। बाजार प्रमंडल का मुख्य कार्य क्या है? मौजूद बाजारों को ई नाम प्लेटफॉर्म पर समेकित करना। ई नाम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ई नेम बोला है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। बाजारों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? किसानों को अपने उत्पादन पूरे देश के व्यापारियों को ऑनलाइन बेचने की सुविधा। नोट बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बिहार में कहाँ स्थित है? पूसा के परिसर में। पूसा कहाँ है? समस्तीपुर में। साउथ एशिया नोट बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया BISA बिहार में कहाँ स्थित है? पूसा में, समस्तीपुर में। पीसा का फुल फॉर्म क्या होता है? बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ बिहार एशिया। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया। वर्ष 2006 में कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम को निरस्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। बाजार शुल्क की समिति से किसानों को क्या सीधा आर्थिक लाभ हुआ है? उनकी फसल की बिक्री लागत कम हुई और मुनाफा बढ़ा। कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल है? फसलों का संग्रह, भंडार, ग्रेडिंग, परिवहन और बिक्री। पूसा स्थित बोरलॉग इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अनुसंधान करता है? दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूल कृषि अनुसंधान पर। बाजारों के आधुनिकीकरण के लिए बुनियादी ढांचों में किन चीज़ों का विकास किया जा रहा है? कंक्रीट की सड़कें, शेड, कोल्ड स्टोरेज और तौलने की आधुनिक मशीन। जलवायु अनुकूल कृषि। दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण खेती किन कारकों से सबसे अधिक प्रभावित हो रही है? औसत तापमान का बढ़ना, घटना और बारिश का अनिश्चित होना। औसत तापमान का बढ़ना, घटना और बारिश की अनिश्चित होना। जलवायु परिवर्तन का फसलों पर क्या नकारात्मक प्रभाव है? जलवायु परिवर्तन का फसलों पर क्या नकारात्मक प्रभाव है? उत्पादन क्षमता, फसल पैटर्न और उत्पादन की पोषण गुणवत्ता में कमी। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? उत्पादन क्षमता, फसल पैटर्न और उत्पादन की पोषण गुणवत्ता में कमी। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों में और भी कौन सी समस्या देखी गई है? रोगों की पीड़कों, अप्रत्याशित शीत बदलाव। रोगों और पीड्स में अप्रत्याशित बदलाव। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम का नाम क्या है? जलवायु अनुकूल कृषि CRA कार्यक्रम। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के कितने मुख्य घटक हैं? 2 घटक। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के कितने मूल घटक हैं? 2 घटक। CRA कार्यक्रम का पहला घटक किससे संबंधित है? जलवायु संबंधित वर्तमान और भावी जोखिम से निपटने के लिए रणनीति। जलवायु अनुकूल कृषि CRA कार्यक्रम में कितने घटक हैं? 2। CRA कार्यक्रम का पहला घटक किससे संबंधित है? जलवायु संबंधित वर्तमान और भावी जोखिमों से निपटने की रणनीति। CRA कार्यक्रम का दूसरा घटक क्या है? राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन।
CRA कार्यक्रम का दूसरा घटक क्या है? राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन। बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा रहा है? 38 जिलों में। CRA कार्यक्रम के तहत सबसे पहले सितंबर 2019 में कितने जिलों में मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई है? 8 जिलों में। CRA कार्यक्रम के तहत सबसे पहले सितंबर 2019 में कितने जिलों में मार्गदर्शी योजनाएं शुरू की गई है? 8 जिलों में। सितंबर 2019 की इस पायलट परियोजना में शामिल किन्हीं 3 जिलों का नाम बताइए? नालंदा, गया और नवादा। नालंदा, गया, नवादा। पायलट परियोजना के अंतर्गत शामिल अन्य 5 जिले कौन से हैं? मुंगेर, बांका, भागलपुर, मधुबनी और खगड़िया। मुंगेर, बांका, भागलपुर, मधुबनी और खगड़िया। पायलट परियोजना के अंतर्गत शामिल अन्य 5 जिले कौन से हैं? मुंगेर, बांका, भागलपुर, मधुबनी और खगड़िया। इन 8 जिलों में किस मौसम की फसल के परिणामों के आधार पर योजना को पूरे राज्य में लागू किया गया? 2020 के रबी मौसम के परिणामों के आधार पर। इन 8 जिलों में किस मौसम की फसल के परिणामों के आधार पर योजना को पूरी राज्य में लागू किया गया? 2020 के रबी मौसम के परिणामों के आधार पर। पूरे राज्य के 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष स्वीकृति मिली है? 2020 में, रबी के मौसम के बाद। CRA कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं के अनुसार फसल प्रणाली की शुरुआत किन आधार पर की जानी चाहिए? विकसित कृषि पंचांग के अनुसार फसलों को सही समय पर लगाने पर। जलवायु अनुकूल फसल प्रणालियों के चयन के लिए किस प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता होती है? उन्नत जलवायु अनुकूल प्रबंधन की। फसल लगाने की सर्वोच्चतम विधियों में किस तकनीकी को प्राथमिकता दी जा रही है? जीरो टिलेज विधि का। धान की बुआई के लिए पानी की बचत करने वाली किस तकनीकी का उल्लेख इस कार्यक्रम में है? DSR, डायरेक्ट सीड्स राइस, धान की सीधी बुआई। DSR की। धान की बुआई के लिए पानी की बचत करने वाली किस तकनीकी का उल्लेख इस कार्यक्रम में है? DSR का। कम पानी और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धान की कौन सी बुआई पद्धति अपनाई जाती है? ड्रम आधारित बुआई या अनाच्छादित बुआई? ड्रम आधारित बुआई या अनाच्छादित बुआई। खेतों में पानी के समान वितरण और सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए मिट्टी को कैसे समतल किया जाता है? लेजर आधारित समतलीकरण के द्वारा। इन प्रौद्योगिकियों के तहत किन 3 चीज़ों का सर्वोच्चतम प्रबंधन किया जाता है? पानी, पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ और खरपतवार की। मिट्टी और जलवायु की उपलब्धता के अनुसार फसलों में क्या बदलाव करने की सिफारिश की गई है? व्यवहारिक फसल विविधीकरण। अनिश्चित मानसून को देखते हुए किस अवधि की जलवायु अनुकूल फसल प्रभेद को बढ़ावा दिया जा रहा है? कम और मध्यम अवधि की फसलों को। फसल अवशेषों पराली के इन सिटू खेत में ही प्रबंधन के लिए किस मिशन का उपयोग किया जाता है? हैप्पी स्पीडर, सुपर स्पीडर और एस्ट्रोवेलर। हैप्पी स्पीडर, सुपर स्पीडर, एस्ट्रोवेलर का। एस्ट्रोवेलर मिशन का मुख्य कार्य क्या है? खेतों में बिखरी पराली को संकुचित करके उसके बंडल या गांठ बनाना। एस्ट्रोवेलर मशीन का मुख्य कार्य क्या है? खेतों में बिखरी पराली को संकुचित करके उसके बंडल या गांठ बनाना। CRA का पूर्ण रूप क्या है? क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर। CRA का फुल फॉर्म क्या है? C से क्लाइमेट, R से रेसिस्टेंट, रेसिलेंट, क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर सबको पता है, क्लाइमेट सबको पता है, बस रेसिलेंट याद करो। CRA का फुल फॉर्म हो गया क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर। धान की सीधी बुआई DSR तकनीकी से पारंपरिक रोपाई की तुलना में कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है? 20 से 30%। जीरो टिलेज तकनीकी का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ क्या है? जीरो टिलेज तकनीकी का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ है खेत की जुताई का खर्च और समय दोनों बचते हैं।
लेजर लैंड लेबलर का उपयोग करने से सिंचाई के पानी में कितने प्रतिशत तक की बचत हो जाती है? 20 से 25%। फसल विविधीकरण क्यों आवश्यक है? एक ही फसल पर निर्भरता कम करके जोखिम को घटाने और सोइल हेल्थ सुधारने के लिए। फसल विविधीकरण क्यों आवश्यक है? एक ही फसल पर निर्भरता कम करके जोखिम को घटाने और सोइल हेल्थ सुधारने के लिए। कम अवधि की फसलें जलवायु परिवर्तन में कैसे सहायक है? ये फसलें सूखा या अत्यधिक बारिश की स्थिति आने से पहले ही पककर तैयार हो जाती है। क्या CRA क्लाइमेट रेसिस्टेंट एग्रीकल्चर कार्यक्रम बिहार के केवल सूखाग्रस्त जिलों के लिए है? नहीं, यह बिहार के 38 जिलों में बाढ़ और सूखा दोनों प्रभावित क्षेत्रों से के लिए है। कृषि पंचांग किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कृषि विश्वविद्यालयों के मौसम विभागों और वैज्ञानिकों द्वारा। कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा। खरपतवार प्रबंधन के लिए पारंपरिक होते हैं ना। खरपतवार प्रबंधन के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय किन तकनीकों को CRA में शामिल किया गया? यांत्रिकी विधियों और लक्षित सकंसियों का सही समय का प्रयोग। यांत्रिक विधियों और लक्षित साकंसियों का सही प्रयोग। पोषण प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? मिट्टी की आवश्यकता अनुसार सही मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना। पोषक प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना। दक्षिण बिहार की मुख्य रूप से सूखा प्रभावित जिलों जैसे कि गया, नवादा के लिए कौन सी विधि अत्यधिक कारगर है? जीरो टिलेज और कम पानी वाली फसलें। उत्तर बिहार के जिलों जैसे कि मधुबनी, खगड़िया में CRA का मुख्य फोकस क्या है? बाढ़ जनित स्थितियों और देर से बोई जाने वाली अनुकूल फसलों का प्रबंधन। हैप्पी सीडर मिशन की क्या विशेषता है? यह खड़ी पराली के बीच में ही गेहूं के बीजों की बुआई कर सकती है। यह खड़ी पराली के बीच में ही गेहूं के बीजों की बुआई कर सकती है। हैप्पी सीडर। फसलों की पीटक बदलाव का मुख्य कारण क्या है? तापमान और आर्द्रता में असंतुलन होना। मार्गदर्शन परियोजना शब्द का क्या अर्थ होता है? किसी बड़े कार्यक्रम को पूरे क्षेत्र में लागू करने से पहले छोटे पैमानों पर किया गया परीक्षण। रबी मौसम 2020 में विकास के कुल कितने जिलों में इस तकनीक का परिमाण देखे गए हैं? 8 शुरुआती जिलों में, केवल 8 शुरुआती जिलों में। किस वर्ष को बिहार में पूर्ण रूप से जलवायु अनुकूल कृषि वर्ष के प्रसार के रूप में देखा गया? 2020 को। धान की रुपाई की तुलना में DSR विधि से मीथेन गैस के उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मीथेन गैस का उत्सर्जन काफ़ी कम हो जाता है। DSR धान की रुपाई की तुलना में DSR विधि से मीथेन गैस के उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मीथेन गैस का उत्सर्जन काफ़ी कम हो जाता है। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए पोषक प्रबंधन में किन खादों के उपयोग पर बल दिया जाता है? रासायनिक खादों के साथ जैविक और कंपोस्ट खादों का संतुलन मिश्रण। रासायनिक खादों के साथ जैविक और कंपोस्ट खादों का संतुलन मिश्रण। कृषि पंचांग का कड़ाई से पालन करने से किसानों को क्या लाभ होता है? असमय होने वाली बारिश या पाले से फसल के नुकसान से बचा जा सकता है। असमय होने वाली बारिश या पाले से फसल के नुकसान से बचा जा सकता है। समग्र पर्यावरण की सुस्थिरता के लिए बिहार के कृषि रोडमैप में किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? जलवायु अनुकूल कृषि CRA कार्यक्रम को। समग्र पर्यावरण की सुस्थिरता के लिए बिहार के कृषि रोडमैप में किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। साला इसको बनाने में इतना देर लगा है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसे देखिए और कमेंट करिए ये सारे क्वेश्चन कैसा है। बहुत ही मेहनत लगा इसे बनाने में और सारे क्वेश्चन KGS के बुक से लिया गया है, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू।